जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर के पी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। चलिए, आज ही नोटिफिकेशन आया है जेपीएससी को लेकर के कि 17 मार्च को आपकी एग्ज़ाम होनी है। 10 से 12 और 2 से 4 वो डेट भी क्या कहते हैं, वो टाइमिंग भी दे दिया गया है। दैट मीन्स अब क्या है, डेट क्लियर हो चुकी है। जिसमें से आज क्या है, सीएनटी एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। सीएनटी एक्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बराबर जेपीएससी में क्वेश्चन रहता है। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या, एक आपका रहता है बेस लाइन से क्वेश्चन, ठीक है ना। बेस लाइन से मतलब जो उसमें परिभाषा है, सीएनटी एक्ट क्या है, संबंधित सारे फैक्ट से संबंधित। बेस लाइन कहने का तात्पर्य क्या है आपका, फैक्ट्स। और दूसरे आपके जो हैं धारा से प्रश्न रहेंगे, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं। तो आज सीएनटी एक्ट की 2 क्लास में लूंगा एग्जाम से पहले, जिसमें आज पहली क्लास है, जिसमें हम लोग बेस लाइन उसके सारे फैक्ट्स को समझेंगे और उससे संबंधित कैसे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बनेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, जो अभी रिसेंटली एग्जाम बैकलॉग का हुआ था जेपीएससी का, उसके भी प्रश्न इसमें डाला गया है। और उसके अलावा कुछ मिसलेनियस प्रश्न मेरे द्वारा डाला गया है। सारे चीज जो मैं फैक्ट्स पढ़ाऊंगा उससे सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आइए, चलिए, पहला क्या है, परिचय, ठीक है। परिचय से पहले क्या है, जो परिचय में हम थोड़ा सा देखते हैं किस प्रकार सीएनटी एक्ट जो है रूपरेखा लिया। सीएनटी एक्ट किस प्रकार आया, कहां से इसकी बुनियाद चली। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश सरकार अपनी आय में वृद्धि करने के लिए कानून बनाकर किसकी जमींदारों, जागीरदारों एवं रेतों की भूमि को नीलाम करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार को किससे आय से मतलब थी, तो अपने आय में वृद्धि करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या की, जमींदारों, जागीरदारों और रेतों की भूमि को नीलाम करना इनके द्वारा शुरू कर दिया गया। जिसके परिणाम स्वरूप आप सबों को पता है क्या हुआ, विद्रोह हुआ। बहुत सारे विद्रोह हुए, जिसमें कोल विद्रोह क्या है, जिसके परिणाम स्वरूप 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ। और 1985 में क्या हुआ, आपके उलगुलान हुए, ठीक है। भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में क्या हुआ, उलगुलान हुआ। इनकी समस्या के निराकरण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर कई सुधार किए गए। तो यहीं से क्या है, सीएनटी एक्ट क्या है, सीएनटी एक्ट जो है यहीं से, इसी का नींव यहाँ से रखा गया था। और इस प्रकार से वो एक रूपरेखा धारण करता है कि ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, जमीनों को नीलाम करने के लिए विद्रोह आरंभ हो गया, कोल विद्रोह हो गए, उलगुलान हो गया। और इनकी समस्या के निराकरण के लिए क्या है, ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर क्या किया गया, कई सुधार किए गए, ठीक है। इन्हीं सुधारों के तहत 1862 में बाबू राखलदास बनर्जी हालदार के नेतृत्व में भूंयरी भूमि एवं स्थानीय जमींदारों की मंझेस भूमि की पहचान कर भूंयरी सर्वे शुरू की गई, जो 1869 तक चली। अब क्या हो गया, तो इन्हीं सुधारों के तहत क्या किया गया, राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में क्या है, भूंयरी भूमि और अस्थायी जमींदारों की मंझेस भूमि की पहचान कर भूंयरी सर्वे शुरू किया गया, जो 1869 तक चला। और यही कालांतर में समय बीतने के साथ सरकार जनजातियों की भूमि संरक्षण हेतु जो कदम उठाए, उसी में से सीएनटी एक्ट 1908 एवं एसपीटी एक्ट 1949 शामिल है। तो अब क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया कि समय बीतने के, थोड़ा इसको मैं लार्ज कर दे रहा हूं। और क्या बोला जा रहा है, तो जो समय बीतने के साथ साथ सरकार जनजातियों की भूमि के संरक्षण हेतु जो भूमि की जो जो नीलामी किया जा रहा था, जिसके चलते विद्रोह हुआ, और विद्रोह को दबाने के लिए और इनके जमीन को बचाने के लिए क्या है, जनजातियों की जमीन के संरक्षण को मतलब उनके बचाने के लिए ही क्या है, उन्हीं में से सीएनटी एक्ट 1908 और एसपीटी एक्ट 1949 शामिल है, ठीक है। आगे आइए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का उद्देश्य क्या था। बेसिकली इसको लाने के उद्देश्य क्या था, भूमि संबंधी मालिकाना हक जनजातियों को प्रदान करना, कि भूमि संबंधी जो भी मालिकाना हक है जनजाति को उसका हक मिले। जनजाति विद्रोह, जैसे देख लिया आप लोग, कोल विद्रोह इस तरह के जो हो रहे थे, उन जनजातीय विद्रोह पर नियंत्रण करना। साथ ही जनजातीय समुदाय हेतु भूमि अधिकारों की रक्षा करना, जनजातीय समुदाय का जो भूमि के जो अधिकार हैं उसकी रक्षा करना। और भूमि संबंधी विवादों को समाप्त करना, जो भी भूमि संबंधी विवाद हैं जनजातियों में लेकर, उन सारे विवादों को समाप्त करना। ये था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का बेसिकली उद्देश्य।
तो किस प्रकार से ये छोटा क्यों जरूरत पड़ी, क्यों आया, तो बेसिकली यही रीज़न है कि ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ज़मीनों को नीलाम करने लगा ब्रिटिश सरकार करने लगी, जिसके चलते समय समय पर बहुत सारे आपके क्या हैं सुधार कार्यक्रम चलाए गए, भूमि सर्वे किया गया, और बाद में धीरे धीरे क्या वो समय के साथ क्या है CNT एक्ट और SPT एक्ट क्या है जमीन के संरक्षण के लिए लाया गया। अब इसमें एक और फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होते हैं, चलिए आइए देख लेते हैं कि इस अधिनियम का जो है CNT एक्ट अधिनियम, इस अधिनियम का बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग क्या है CNT एक्ट 1908 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, का ब्लूप्रिंट किसके द्वारा तैयार किया गया, तो जॉन एच हॉफमैन। पूछा जाएगा CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट किसके द्वारा तैयार किया गया, तो जॉन एच हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया, जिसमें 19 अध्याय है टोटल CNT एक्ट में, और 271 धाराएं हैं, ठीक है। अभी तक जो CNT एक्ट है समय समय पर कई तरह के संशोधन किए गए हैं, जिसमें से कुल 26 संशोधन है। कितना संशोधन टोटल किए गए हैं, तो टोटल टिल डेट में 26 संशोधन किए जा चुके हैं। और प्रथम संशोधन कब हुआ था, प्रथम संशोधन आपका हुआ था 1920 में, और अंतिम संशोधन हुआ था 1995 में। तो ध्यान रखिएगा क्या है आपका 1908 में CNT एक्ट बना, और आपका 1920 में प्रथम संशोधन किया गया, और 1995 में क्या हुआ था, अंतिम संशोधन किया गया था। टोटल कितना दोनों को मिला के कितना किया गया है, तो ध्यान रखिएगा टोटल मिला करके 26 संशोधन इसमें किए गए, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इससे क्वेश्चन बनेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं, यहाँ तक बहुत समस्या नहीं थी, सीधा कंसेप्ट है कि CNT एक्ट क्यों लाया गया, CNT एक्ट का क्या उद्देश्य है, ये हम पढ़े। अब चलते हैं जहाँ से क्वेश्चन बेसिकली अराइज होता है, जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो हर एक चीज़ को यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे, और उससे संभावित प्रश्न को देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखेंगे। चलिए कास्ट क्या है, पहला शब्द कास्ट, खेती, कास्ट से क्या बना आपका काश्तकार बना, कास्ट से क्या बना काश्तकार बना। तो काश्तकार किसे बोलते हैं, वैसा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि को धारण कर खेती करता है, उस उपज में वह लगान देता है मालिक को, वो हो गया काश्तकार। बेसिकली काश्तकार क्या हो गया, काश्तकार क्या किया, जमीन होल्ड करता है, किसी जमींदार से या किसी भूमि के जो मालिक है उनसे जमीन लेकर के वो जमीन को होल्ड करता है, और उसमें खेती करता है, और उसमें जो भी उपज होता है उसके बदले क्या करता है, वो मालिक को, जो भूमि का असली स्वामित्व है या फिर जमींदार को क्या करता है, वो आपका क्या है कर प्रदान करता है, ठीक है, वह लगान देता है, उसी को बोलते हैं काश्तकार। अगला शब्द देखिए, काश्तकार में क्या क्या चीजें आ रही हैं, चलिए देखते हैं। समझ गए काश्तकार क्या हो गया, जो वास्तविक भूमि का मालिक है उसके जो जमीन होल्ड करता है, जमीन पर खेती करता है, और उस पे के बदले क्या है, उस जमीन के मालिक को वह लगान प्रदान करता है, वही काश्तकार हो गया। कास्ट मतलब बेसिकली खेत। अब देखिए उसमें क्या है, एक शब्द है भूधारक। क्या है भूधारक, किसे कहते हैं, जो जमीन को खेती के लिए धारण करता है और उसकी लगान चुकाता है, वो हो गया भूधारक। भूधारक कौन हो गया, जो जमीन को खेती के लिए धारण करता है, जमीन को जो है वो खेती के लिए धारण करता है और उसके लिए वो लगान भी देता है जमीन के मालिक को, वो हो गया आपका भूधारक। दूसरा क्या है, रैयत। रैयत क्या हो गया, जिन्हें खेती करने के लिए भूमि धारण करने के अधिकार प्राप्त हो, वो हो गया रैयत। तो जिन्हें खेती करने के लिए क्या है, भूमि धारण करने, खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो, वो होता है रैयत। रैयत बेसिकली जमींदार माने भूमि का जो मालिक होता है, स्वामित्व होता है। दर रैयत क्या हो गया, ऐसा काश्तकार या रैयत जो किसी रैयत के अधीन हो, दर रैयत कहलाता है। मतलब क्या हो गया, रैयत क्या है, जिन्हें खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो, खेती करने के लिए। अब क्या है रैयत, उसको बोलते हैं जैसे किसी जो जमीन का मालिक है, अब वहां से क्या है वो रैयत जो जमीन को होल्ड करता है उसके बदले वो लगान देता है। दर रैयत क्या हो गया, जो रैयत है वो भी वो जमीन जो होल्ड किया हुआ वो किसी और अन्यत्र किसी और को दे देता है, तो वो क्या है, वो दर रैयत कहलाता है। ऐसा काश्तकार या रैयत जो किसी रैयत के अधीन हो, दर रैयत कहलाता है। रैयत के अधीन दर रैयत हो गया, मतलब एक तरह से समझिए क्या हो गया, जो जमीन का मालिक हो गया, फिर यहां से आप देख लीजिएगा रैयत, और रैयत के अधीन क्या हो गया आपका, ये दर रैयत, ठीक है। तो रैयत के अधीन जो काम करता है तो वो हो गया आपका दर रैयत। अगला है मुंडारी। मुंडारी खूंट कट्टीदार वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाया, एक सेकेंड तो छोटा कर देते हैं,
मुंडारी। खुटकटीदार वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो। तो खुटकटीदार मुंडारी किसे बोलते हैं? खुटकटीदार क्या हो गया आपका? तो खुटकटीदार क्या हो गया? तो वह मुंडारी, खुटकटीदार बेसिकली क्या हो गया? मुंडारी खुटकटीदार बोलते हैं इसको। तो वैसा मुंडा जाति के द्वारा, मुंडा लोगों के द्वारा जिसने जंगली भूमि को किसी हिस्से, जंगल के किसी क्षेत्र के किसी जमीन को जोत में हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया गया, मतलब जंगल से किसी भूमि को खेती लायक बनाया गया है, वो आपका क्या हो गया? खुटकटीदार, मुंडारी खुटकटीदार उसको बोलते हैं। आगे आइए, अब क्या है? रेयत। रेयत में कुछ और चीजें क्लियर करनी होंगी आपको कि रेयत में अधिभोगी रेयत, जिसको ऑक्यूपाइंग रेयत कहते हैं, जिसका जमीन पर अस्थायी अधिकार हो और वो अपने पुत्र को हस्तांतरणीय हो, वो रेयत कहलाता है। अधिभोगी रेयत किसे बोलते हैं? ऑक्यूपाइंग रेयत। तो जिसका जमीन पर हक हो, अधिकार हो, और वह अधिकार फिर वंशानुगत अगर उसका पुत्र है तो उसको हस्तांतरित होगा, पैटर्निटी जिसको बोलते हैं, तो वो हो गया आपका अधिभोगी रेयत। अनधिभोगी रेयत, अनाधिभोगी रेयत क्या हो गया? नन ऑक्युपाइंग रेयत, मतलब जिसका जमीन पर अस्थायी अधिकार न हो, न ही अपने पुत्र को हस्तांतरित कर सकता है, भूधारक के साथ कॉन्ट्रैक्ट से बंधा होगा। अनाधिभोगी रेयत क्या होता है? नन ऑक्युपाइंग रेयत, जिसका जमीन पे क्या अस्थायी अधिकार नहीं होता है और न ही वह उस जमीन को अपने पुत्र को हस्तांतरित कर सकता है। उसका क्या है? वो जो जमीन का मालिक होता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो हो गया आपका अनाधिभोगी रेयत, नन ऑक्युपाइंग रेयत। अब उसी में एक है खुटकट्टी अधिकार युक्त रेयत। खुटकट्टी अधिकार युक्त रेयत, तो जंगल के कुछ भाग को कृषि योग्य भूमि में विकसित किया गया हो और अपने पुत्र को हस्तांतरित किया जा सकेगा। खुटकट्टीदार अधिकार युक्त रेयत क्या है? खुटकट्टी अधिकार अभी पढ़े हम लोग, मुंडारी खुटकट्टीदार, तो जो जंगल को काट करके कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है मुंडाओं के द्वारा, मुंडारी लोगों के द्वारा, वही आपका मुंडारी खुटकट्टीदार हो गया। तो ठीक उसी प्रकार खुटकट्टी अधिकार युक्त रेयत हो गया क्या? तो जंगल के कुछ भाग को कृषि योग्य भूमि में विकसित किया जाता है और वो ऐसा जमीन को क्या है? वह अपने क्या है? संतान को हस्तांतरित कर पाएगा, वो खुटकट्टी अधिकार युक्त रेयत हो गया। मतलब अधिभोगी रेयत भी क्या है? वो अपने संतान को हस्तांतरित कर सकता है। खुटकट्टी अधिकार युक्त रेयत जिसको मिला है, खुटकट्टी का अधिकार मिला है, वो भी अपने संतान को हस्तांतरित कर सकेगा। ठीक है, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। आगे आइए हम लोग देखते हैं। अब है भूंयरी। भूंयरी को अच्छा से समझिएगा, इसमें बहुत सारे टर्म आएंगे। सीएनटी एक्ट में इसे परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि भूंयरी भूमि के संबंध में कुछ प्रावधानों का समावेश किया गया। सीएनटी एक्ट में बेसिकली इसको बहुत अच्छा से परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि इसमें भूमि के संबंध में कुछ प्रावधान जो हैं उसका उल्लेख किया गया है। आइए, छोटा नागपुर पठार में उरांवों का आगमन और उनके द्वारा जंगलों को साफ करके खेती योग्य भूमि तैयार करने वाले परिवारों को भूंयहर कहा गया और उनके द्वारा तैयार किए गए भूमि को भूंयहरी भूमि कहते हैं। क्लियर हुआ? भूंयहर क्या हो गया? तो जो उरांव जनजाति के लोग क्या है, छोटा नागपुर पठार में उरांव का कहीं से आगमन हुआ और उनके द्वारा जंगलों को साफ करके जो जमीन खेती लायक बनाया गया, ठीक है, तो वैसे उरांव के परिवार को जो जंगल को साफ करके खेती लायक जमीन बनाए और वैसे उस परिवार को भूंयहर कहा गया। भूंयहर किसको बोलते हैं? तो वैसे उरांव परिवार जो बाहर से आकर के छोटा नागपुर में बसे और जंगलों को साफ करके खेती लायक जमीन बनाए, तो वो वैसा उरांव परिवार भूंयहर कहलाया। और उनके द्वारा तैयार किया गया जमीन है उससे क्या भूंयहरी भूमि कहते हैं। तो भूंयहरी भूमि क्या हो गया? भूंयहर किसको बोलते हैं? तो उरांव समुदाय के लोग को जिनके द्वारा जंगल काट करके खेती योग्य भूमि तैयार किया गया, ऐसे परिवार को भूंयहर कहा गया। और उरांव परिवार के द्वारा जो भूमि तैयार की गई जंगल को काट कर, उसको क्या बोलते हैं? भूंयहरी जमीन। ठीक है, भूंयहरी भूमि कहते हैं उसे। क्लियर? और ये भूंयहरी भूमि बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रांची, लातेहार में पाया जाता है। एकदम जो रूट मैप लाइन में है देखिएगा, लोहरदगा, रांची, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, इन सारे जगह आपको क्या है? भूंयहरी जमीन देखने को मिलेंगे। तो भूंयहरी क्लियर हो गया। भूंयहरी क्या होता है? भूंयहरी भूमि होता है, जंगल को काट कर जमीन को बनाया जाता है। और भूंयहर किसको बोलते हैं? तो उरांव समुदाय के लोग जो जंगल को काट कर, वैसे परिवार जिनके द्वारा जंगल को काट कर जमीन तैयार किया जाता है, भूंयहर कहलाते हैं और वो जमीन भूंयहरी भूमि कहलाती है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें। अब इसी में भूंयहरी में ही क्या है, कुछ टर्म है। बकास्त भूंयहरी। क्या है? बकास्त भूंयहरी। तो भूंयहरी भूमि का वह भाग जो भूंयहरी परिवार के व्यक्तिगत अधिकार में रहा, वही बाद में बकास्त भूंयहरी के नाम से जाना गया। ठीक है, तो जो भूंयहरी भूमि का वह भाग जो क्या बोल रहा है? जो भूंयहरी परिवार के व्यक्तिगत अधिकार में रहा, ठीक है, उसी को क्या है? भूंयहरी के नाम से जाना गया।
सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रांची, लातेहार में पाया जाता है। मतलब भूमि भुंयरी में भी क्या है, 2 पोर्शन है। उसमें जो भुंयरी जमीन उरांवों के या भुंयर के पूरे कंट्रोल में रहा या उसके अधिकार क्षेत्र में रहा, उसको क्या है, बाकास्त भुंयरी कहते हैं। और इसके अतिरिक्त भुंयरी भूमि का वह भाग जो भुंयरी खूंट की पूजा या गांव के भूत की पूजा के लिए उपयोग में लाया गया, उसको किसी अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे भुंयरी भूत खेता, भुंयरी डाली कटारी, भुंयरी पहनई, भुंयरी महतवई। ठीक है। अब देखिए क्या है, भुंयरी में यहाँ 2 पोर्शन हुआ। क्या पोर्शन, एक बकास्त भुंयरी और एक आपका क्या आ गया, भुंयरी भूत खेता, डाली कटारी, पहनई और महतई। तो बकास्त भुंयरी क्या हो गया, वैसा जमीन जो डायरेक्ट भुंयर के कंट्रोल में रहा, उसके नियंत्रण में रहा, उसके अधिकार क्षेत्र में रहा वो बकास्त भुंयर कहला। और उसका कुछ पोर्शन जो जैसे क्या है, उरांव में आप सबों को पता है कि वो एक भूत वाली मान्यता थी कि गांव में अगर अगर रोग मुक्त गांव को बनाना है या अच्छे खाद्यान्न फसल की उपज के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए क्या है, भूतों की पूजा की जाती थी। और उसके लिए क्या है, भुंयरी भूमि का वह भाग जो भुंयरी खूंट की पूजा, गांव के भूत की पूजा के लिए उपयोग में लाया जाता था, उसको क्या बोला जाता था, भूत खेता, डाली कटारी, भुंयरी पहनाई, ये सब कुछ जमीन का नाम दिया गया। ठीक है। और इन सारे चीज़ों को क्या है, जो भूत को शांत करेंगे या जो भूत का पूजा करेंगे, तो पाहन, तो उसको दिया जाता था। डाली कटारी, आपका भूत खेता, पहनई, ये सारी जमीन उनके लिए रखा गया था, क्योंकि वो उसमें जो खर्च आ गया या फिर जो इन सारे चीज़ों को क्रियाकलाप का जो कार्यान्वयन करेंगे, उनको ये दिया जाएगा। भुंयरी में 2% हो गया। ठीक है। अब आइए और विस्तार से थोड़ा जानते हैं। देखिए, गांव में कुछ भूधृतियों को क्या बोलता है, भूत खेता, डाली कटारी, पहनई के नाम से जाना जाता है। गांव में कुछ भूधृतियों को, कुछ जो भू धारण का जो है क्षेत्र जो है बोला जाता है। इस प्रकार की जमीन को पाहन या पुजारी के लिए अलग से रखी जाती है, ताकि वो अपने कर्तव्यों का अच्छा से पालन कर सके। तो भूत खेता, डाली कटारी, पाहनई, ये सब किसका जमीन अलग से रखा जाता है, किसके लिए, पाहन से, ताकि वो गांवों की भूत की अच्छी तरह से पूजा कर सके, जिससे गांव में अच्छी फसल उपजे, गांव में किसी प्रकार की महामारी नहीं फैले, शांति बनी रहे। उनके कर्तव्यों के अच्छे से पालन के लिए इस प्रकार के क्या है, भूत खेता, डाली कटारी, पहनाई उनको दी जाती थी। गांव के महतों के लिए भी अलग से जमीन रखी जाती है, जिसे महतोई भूमि के नाम से जाना जाता है। तो गांव के जो महतो हैं, ठीक है, उरांव समुदाय में, तो उनके लिए भी अलग से जमीन की व्यवस्था की जाती थी। ठीक है। और वैसे जमीन को क्या है, महतोई भूमि कहते थे। और ये महतोई भूमि महतों को मिलता था, गांव के महतों को। ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वो ये आपके पाहन जो हैं, ये पुजारी, ये पाहन या पुजारी जो हैं, ये भूतों की पूजा करते थे। और ये क्या है, कंट्रोलिंग का, ये व्यवस्थापक के रूप में महत्व कार्य करते हैं। आगे आइए, सारी चीजें क्लियर होंगी। उरांव समाज में कई तरह के भूत की पूजा होती है। क्या है, आइए देखते हैं। उरांव समाज में कई तरह के भूत की पूजा होती है। उनका मानना है कि गांव के अंदर होने वाले रोग या प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये भूत है। उनका कई तरह के, उनका क्या विश्वास था कि गांव में कुछ प्राकृतिक आपदा या कुछ रोग फैलता था। पहले तो बहुत फैलता था, गांव के गांव साफ हो जाते थे, हैजा हो गया, क्या बोलते हैं, चेचक हो गया, इस तरह की बीमारी। तो उनको लगता था इनके पीछे भूत है। इन भूतों को खुश करने एवं उनकी उचित पूजा व्यवस्था का भार भुंयरी परिवार के किसी खूंट को दी जाती थी। तो इस भूत को खुश करने और उसका अच्छे ढंग से पूजा हो, इसके लिए भुंयरी परिवार के किसी खूंट को क्या है, जिम्मेदारी दी जाती थी। पूजा का यह कार्य संपन्न करने वाले को पाहन कहते हैं। जो ये पूजा करता था उसको पाहन कहते थे। उसी को क्या है, डाली कटारी, भूत खेता, ये जमीन पहनाई जमीन दी जाती थी। दूसरी ओर सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने का भार महतों पर होता था। और यही महतों को क्या है, महतई जमीन दिया जाता था। क्या है, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था। तो भैया सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था कौन देखते हैं, तो महतो देखते हैं। ठीक है। और इनके लिए भी एक अलग जमीन की व्यवस्था की गई थी, जिसको महतई जमीन महतई जमीन कहा जाता है। क्लियर। और उनको दिया भी जाता था। आइए, अब एक कहावत भी है क्या, कि पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। पाहन गांव बनाता है मतलब क्या, भूतों की पूजा करके भूतों को खुश रखता है। और गांव का व्यवस्था का क्या बोले, अभी हम लोग क्या पढ़े, क्या अभी हम पढ़े हम लोग, देखिए क्या है कि दूसरी ओर सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था को कौन देखता है, महतो। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, महतो गांव चलाता है। जो प्रशासनिक सामाजिक व्यवस्था देखेगा, तो हम कहावत भी है कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। अब इसमें भूइरे में कुछ और शब्द हैं, जिसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। भूस्वामी, जमीन का मालिक जिसने अपनी जमीन किसी काश्तकार को दे दिया। भूस्वामी कौन होता है, जमीन का मालिक होता है, जिसने अपनी जमीन को किसी काश्तकार को दे दिया और उसके बदले में उचित लगान वो लेता है।
लगान क्या है? रैयत जमीन के बदले जो भूस्वामी को देता है, रैयत जो है वो जमीन के बदले जो भूस्वामी को देता है वही लगान कहलाते हैं। अस्थाई भूधृति क्या है? वंशागत भूधृति, बेटे का हस्तांतरण करने योग्य। अस्थाई भूधृति उसको बोलते हैं, मतलब वैसा जमीन धारण करना या अपने पास होना जिसको हम अपने वंशानुगत मतलब अपने पीढ़ी को दे सकें, पास ऑन कर सकें, अपने बेटों को दे सकें, वही हो गया आपका अस्थाई भूधृति। और पुनः ग्रहण क्या हो गया? तो नर वारिस नहीं होने पर, रैयत के निधन होने पर भूस्वामी को वापस हो जाएगी। पुनः ग्रहण क्या होता है? अगर किसी का बेटा उसका वारिस नहीं है, बेटा नहीं है, केवल बेटी है, तो ऐसे केस में क्या है, वो जब जैसे ही वो पुनः जो रैयत है उसके निधन होने पे जो क्या है वो भूस्वामी को वापस हो जाएगी वो जमीन, ठीक है। वो बेटी को हस्तांतरण नहीं होता, बेटी को पावर नहीं मिला है, क्या है, बेटे को वो हस्तांतरण होगा, नहीं तो क्या है, रैयत की मृत्यु पर पुनः वो भूस्वामी को वापस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कोड़कर और कोरकर। कोड़कर कहीं कहीं बोला जाता है, कहीं कहीं कोरकर बोला जाता है। ऐसी बंजर या जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक द्वारा तैयार की गई हो, इसे अरियत, जलशासन, बावला, बहवाला, खनवत, खंडवत भी कहा जाता है। कोड़कर और कोरकर किसे कहते हैं? तो बंजर और जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक के द्वारा तैयार किया गया। कोड़कर कोरकर क्या हो गया? मतलब जंगली भूमि को या बंजर भूमि को कोड़कर जो तैयार किया जाता है किसी कृषक के द्वारा, उसी को कोड़कर या कोरकर कहते हैं। और इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? कोड़कर कोरकर जो जमीन को क्या बोला जाता है? अरियत भी बोला जाता है, जल शासन भी बोला जाता है, भावला, बहवाला, एक ही चीज है, कहीं कहीं भावला कहीं बहवाला बोला जाता है, खनवत या खंडवत, इसी को कोड़कर को बोला जाता है। ये कोड़कर कोरकर का अन्य नाम है, ठीक है। क्या है कोड़कर और कोरकर? तो कृषक के द्वारा जंगली क्षेत्रों को या बंजर भूमि को कोड़ करके खेती योग्य बनाना ही कोड़कर जमीन कहलाता है। वह जमीन क्या हो गया? कोड़कर जमीन हो गया। आगे आइए, अब इसी में क्या है, मंझियस। मंझियस क्या हो गया? गांव में कुछ जमीन मंझियस के नाम से अलग रखी जाती है, जिसे उन गांव के लोगों को स्वत्वधारियों के उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता है। कुछ जमीन क्या है, कुछ जमीन मंझियस के नाम से अलग करके रखा जाता है, और वो क्या कर अलग करता है, जिसे गांव के लोगों को स्वत्वधारियों के उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता है। स्वत्वधारियों, तो जो उसके अधीन होता है, जो उसके क्षेत्राधीन होता है उस जमीन को, मंझियस को, वो लोग उसके लिए रिजर्व रखा जाता है और वो लोग उसका यूज करते हैं। बटखेत क्या है? तो मंझियस जमीनों पर काम करने वाले गांव के पारिश्रमिकों के लिए नियत किया जाता है। तो बटखेत क्या है? तो मंझियस जमीन पर जो काम करते हैं तो उसको पारिश्रमिक के रूप में क्या दिया जाता है? बटखेत दिया जाता है। तो मंझियस क्या हो गया? तो मंझियस गांव में एक जमीन का कोई टुकड़ा होगा या कोई भाग होगा जिसको अलग रखा जाता है, और जिसे उन गांव के स्वत्वधारियों, जिसके पास वो कैपेबिलिटी है, जो होल्ड करेंगे, तो उसके उपयोग के लिए उसको अलग से आरक्षित रखा जाता है। और बटखेत क्या हो गया? तो मंझियस में जो आपका जमीनों पर जो काम करेगा और मंझियस पर, तो पारिश्रमिक के रूप में बटखेत जो है वो दिया जाता है, ठीक है। मंझियस जमीनों पर काम करने वाला गांव को पारिश्रमिकों के लिए नियत किया जाता है, तो वो बटखेत कहलाता है। जो मंझियस पर काम करेगा तो पारिश्रमिक के रूप में क्या है? बटखेत दिए जाते हैं, ठीक है। ये सारे क्या हो गए? अभी तक टॉपिक हम लोग क्लियर किए, डिफिनेशन को समझे। अब देखिए, अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है अभी तक जितने भी जेपीसी एग्जाम हुए हैं, साथ ही कुछ मंथ पहले जो आपका बैकलॉग वैकेंसी जेपीसी का आया था उसमें से भी प्रश्न उठाया गया है। देखिए सारे प्रश्न जो हम बताएं डिटेल वहीं से प्रश्न है, बाहर प्रश्न नहीं है। दूसरा जो लेक्चर आएगा हम धारा से पढ़ेंगे, अध्याय धारा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। 2 क्लास में क्वेश्चन आपका कहीं नहीं छूटेगा। उरांव गांव में दो सबसे प्रमुख क्या है? उरांव गांव में दो सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं? महतो और प्रमाणिक, महतो और पाहन, पाहन और द्विगन, राजा और दीवान। तो अभी क्या पढ़े? महतो और पाहन। क्या बोले? पाहन क्या करता है? गांव को बनाता है, और महतो गांव को चलाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसी थ्योरी से मेरा क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। रूढ़ी के नियम के अनुसार छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कब लागू किया जा सकेगा? जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया जा सकेगा? जब यह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो, जब इसे सत्तारूढ़ सरकार के द्वारा स्वीकार किया गया हो, जब इसे उसी क्षेत्र के उपायुक्त द्वारा स्वीकार किया गया हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब यह इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत नहीं हो, मतलब जब यह इस अधिनियम के तहत संगत होगा, तब ये छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू किया जा सकेगा, ठीक है। ये बैकलॉग वैकेंसी जो आई थी, ठीक है, जीपीएससी बैकलॉग में ये पूछा गया है। सारे प्रश्न जो भी मेरे द्वारा अभी लिया जा रहा है केवल बेस लाइन से लिया जा रहा है, धारा का प्रयोग नहीं होगा। इसमें से देखिए 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 2-3-4 क्वेश्चन क्या है आपके धारा से भी आएंगे।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार भूधारियों के वर्ग में नहीं आता है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है उसमें भूधारियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो भूधारक जिसमें उप भूधारक भी सम्मिलित है, दर रेयत, भुगता रेयत और मुंडारी खुदकट्टीदार। तो देखिए क्या है, काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत भूधारियों में क्या शामिल है मेरा, मुंडारी खुदकट्टीदार भी शामिल है, भूधारक जिसमें उप भूधारक भी सम्मिलित है और दर रेयत भी है। ठीक है, केवल क्या है, भुगता रेयत नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज सी। ठीक है, अभी देखिए हम लोग यहाँ पे इन सारी चीजों को पढ़ें। देखिए मुंडारी खुदकट्टीदार, यहाँ पे देखिए मुंडारी खुदकट्टीदार है, दर रेयत है, भूधारक है। तो इन सारे भूयरी में है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। सिर्फ आपका क्या है, सिर्फ आपके क्या है, भुगता रेयत का बात नहीं किया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोरकर भूमि का स्थानीय नाम नहीं है? कोरकर का स्थानीय नाम नहीं, अभी हम लोग पूछे, ये देखिए बैकलॉग वैकेंसी में पूछा है, तो नाम को याद रखना जरूरी है। जो जो नाम अभी हम बताए कोरकर में, बहवाला भी है, खंडक खंडवत भी है, अरियत भी है, उगलू धान, उगलू धान ये नाम आपका नहीं है। तो कोरकर जमीन का भी हम नाम बताए थे, 3-4 नाम क्लियर बताए थे। तो सारे क्वेश्चन देखिए जो अभी हम बताए उसी कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन है, तो भटकाव नहीं है। टाइम आपके पास देखिए क्या, सिर्फ क्या है, 7 दिन आपके पास समय बचे हैं। तो सीएनटी एक्ट में क्या है, उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं। पहला एक और लेक्चर में लगभग सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाने की शक्ति का क्षेत्राधिकार में आता है। भूमि सुधार से संबंधित कानून किसके, जो कानून बना के जो शक्ति है वो किसके क्षेत्राधिकार में आता है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में और उस क्षेत्र के उपायुक्त के पास। तो ध्यान दीजिएगा, भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून बनेगा वो किसके आता है, वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसको है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने, ठीक है, सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का क्या है कि शक्ति किसमें है? उपायुक्त में है, राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी, राज्य सरकार। तो ध्यान दीजिएगा ये भी क्या है, राज्य सरकार में है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किसमें है? राज्य सरकार में है। अगला क्वेश्चन, कोरकर भूमि को जाना जाता है, देखिए 2 बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबला खानवत, जल शासन, अरिसत पूर्व, सभी। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सभी होंगे। हाँ देखिए एकदम कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काश्तकारी के वर्ग में नहीं है? काश्तकारी के वर्ग में कौन नहीं है? भूधारक, रेयत, मुंडारी खुदकट्टीदार, भूयरी खुदकट्टीदार। तो ध्यान दीजिएगा, काश्तकारी में कौन नहीं है? तो भूधारक है, रैयत है, मुंडारी खुदकट्टीदार है, भूयरी खुदकट्टीदार आपका नहीं है। क्लियर, अभी हम बताए 3 चीजें आ रही है उसमें। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था कब? तो क्या है, आपको पता है 1908 में, लेकिन क्या आपको डेट भी याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और जो रिसेंटली जेपीसी एग्जाम हुआ था इससे पहले वाला, उसमें पूछा गया था। तो क्या बोलिएगा, 11 नवंबर 1908। ठीक है, ये डेट भी याद रखना है, कभी कभार क्या है बेस लाइन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये बेस लाइन का ही क्लास है। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुदकट्टीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार का अधिकार उपवर्जित है, पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, खुदकट्टीदार अधिकार प्राप्त है, इनमें से कोई नहीं। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुदकट्टीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार का अधिकार वर्जित है। मतलब अगर उसका संतान नहीं है तो वापस में क्या होता है, वो जो है उसके जो मालिक है उसको रैयत की मृत्यु के बाद वो हस्तांतरित हो जाता है, उनको वापस मिल जाता है। तो उसमें क्या है, कन्या को नहीं मिलता है, कन्या का अधिकार क्या है, उपवर्जित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत भूयहरी रेयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। भूयहरी रेयती में किसको किसको सम्मिलित किया गया है बताइए? मुंडा को, भूतखेत को, उरांव को, इनमें से सभी को। तो भूयहरी में क्या है, भूयहरी में बेसिकली किसको शामिल किया गया है, ध्यान दिया गया, भूयहरी में क्या है,
रेती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है ये उरांव को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? भुइंहार, चालो बच्चों, बैगा, पुजार। तो अभी पढ़े उसको भुइंहार कहते हैं। उरांव के समुदाय द्वारा तैयार किया गया था छोटा नागपुर में, और उन्हीं को भुइंहार कहा गया और उस जमीन को भुइंहारी जमीन कहा गया। केवल बेस से क्वेश्चन है। उरांव गांव में दो सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं? महतो और प्रमाणिक, महतो और पाहन, पाहन और दीवान, राजा और दीवान। तो अभी पढ़े महतो और पाहन, यही दो महत्वपूर्ण है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसके द्वारा तैयार किया गया था? अब देखिए क्या कुछ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, अब क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो बेस लाइन से प्रैक्टिस क्वेश्चन बनेंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसके द्वारा तैयार किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जॉन एच हॉफमैन, विल्किंसन, जॉन निकलसन। तो अभी हम बताए स्टार्टिंग में ही, तो जॉन एच हॉफमैन के द्वारा इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। तो ये सब सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है बेस लाइन से। फिर अगले क्लास में हम लोग धारा के बारे में पढ़ेंगे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1910, 1912, 1916, 1920। तो प्रथम संशोधन किया गया था 1920 में, और आखिरी संशोधन कब किया गया था? 1995 में। ध्यान रखिएगा, हाँ ये बताए हैं अभी थोड़ा देर पहले। वैसी भूधृति जिसे परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अस्थायी भूधृति, पुनः प्राय भूधृति, ग्राह्य भूधृति, अज्ञात भूधृति। तो पुनः ग्राह्य भूधृति, ठीक है, जिसमें क्या होता है नर वारिस नहीं होने पे क्या है वो पुनः वापस भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं पुनर्ग्राह्य भूधृति, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांवों में पहनई नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती है? पहनई किसके लिए? आम व्यक्तियों के लिए, मेहमानों के लिए, राजाओं के लिए, पाहन या पुजारी के लिए। तो भूत खेता, डाली कटारी, पहनई, ये सारे किसके लिए दिया जाता है? पाहन या पुजारी के लिए, जो गांवों के भूतों की पूजा करते हैं गांव के शांति के लिए, या गांव को किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा या त्रासदी से बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल कितनी धाराएं हैं ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में बताया टोटल 271 धाराएं हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन को क्या है हम दिमाग में बिठा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू होगा? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, उपरोक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम क्या है आपका? उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर दोनों में लगेगा। अभी हम लोग पढ़े कहाँ कहाँ, तो लोहरदगा, रांची, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर दोनों में आपका क्या है लागू होगा। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूधारक का तात्पर्य क्या है? भूधारक से क्या तात्पर्य है? वह व्यक्ति जो लगान का निर्धारण करता है, वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन धारण की हो तथा उसका लगान चुकाता है, वह व्यक्ति जिसे सरकार ने भूमि प्रदान की हो, इनमें से कोई नहीं। तो भूधारक कौन है? जो वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति से जमीन को धारण किया है तथा उसका लगान चुकाता है। भूधारक वही है, भू को धारण करने वाला, मैंने किसी से भूमि को धारण कर रहा है और उसके लिए वह क्या है मालिक को, जो भूमि के स्वामित्व है, स्वामित्व जिनके पास है, उसको वो लगान चुकाता है। देख रहे हैं, तो जो अभी कंसेप्ट बताए, जो आपके पास परिभाषा बताए, सारे क्वेश्चन वहीं से बन के आ रहे हैं, किसी में भी धारा का प्रयोग नहीं है। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, तो यहाँ से एक पकड़ में आ जाएगा, दूसरा एक धारा का कराएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा आपका। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकार का क्या तात्पर्य? काश्तकार से क्या तात्पर्य? वह व्यक्ति जिसने सरकार से जमीन प्राप्त की हो, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाता हो, वह व्यक्ति जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की अपनी जमीन दी हो तथा उससे लगान वसूलता हो। तो ध्यान दीजिएगा, काश्तकार क्या हो गया? वह व्यक्ति जिसे किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो और उसका लगान चुकाता हो, वो उसको क्या बोलते हैं? काश्तकार बोलते हैं। काश्त में होता है भूमि, ठीक ना। अगला, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में से किसके आदेश पर अनधिभोगी रैयत को जोत से बेदखल किया जाता है? अनाधिभोगी रैयत को जोत से बेदखल किया जाएगा किसके आदेश से? उपायुक्त, अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी, उपयुक्त में सभी। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है अथॉरिटी किनके पास है? उपायुक्त के पास है। तो अनाधिभोगी रैयत को जोत से बेदखल किया जाएगा किसके आदेश पे? तो उपायुक्त के आदेश पे, ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर का क्या तात्पर्य है? कोड़कर का क्या तात्पर्य है? सरकार की बंजर भूमि, काश्तकारी के लिए दी गई भूमि के अतिरिक्त भूमि,
किसी रैयत द्वारा बंजर प्रतिभूमि को कोड़कर तैयार की गई भूमि, या इसमें से कोई नहीं। तो कोड़कर क्या होता है, जंगली भूमि या बंजर भूमि को कृषक के द्वारा कोड़कर तैयार किया जाता है। तो किसी रैयत द्वारा बंजर प्रतिभूमि को कोड़कर तैयार की गई भूमि, यही कोड़कर है। ठीक है, कोड़कर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सीएनटी एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें अभी तक 26 संशोधन हो चुके हैं, बिल्कुल सही है। इसमें प्रथम संशोधन 1920 ईस्वी में था, अंतिम संशोधन 1995 में किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है आपके। तीसरा क्या है, इस अधिनियम द्वारा ठेठ बेकारी बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया तथा लगान की दरें कम हो गई। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त क्या हो जाएगा, सभी सारे कथन सही है सीएनटी एक्ट 1908 के तहत। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में भूइंहरी, क्या है, भूइंहरी शब्द के अंतर्गत इनमें से किसे परिभाषित किया गया है? भूत खेत को, डाली कटारी को, पहनई को। तो भूइंहरी के अंतर्गत क्या है, इन सारे चीजों को क्या है परिभाषित किया गया है भूइंहरी में। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजों को क्या है, पाहन को जो पूजा करते हैं उनको दिया जाता है। चलिए, निम्न में से कौन सा एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य नहीं है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का क्या है, ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो जो गलत है उसके बारे में बताइएगा। भूमि संबंधी विवादों की समाप्ति, ये तो सही है, ये उद्देश्य है। जनजातियों के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना, ये भी सही है, ये भी इसका उद्देश्य है। जनजातियों को भूमि से बेदखल करना, जनजातीय विद्रोह को नियंत्रित करना, ये भी सही था, ये भी उद्देश्य था। तो उद्देश्य नहीं है तो कौन सा, जनजातियों को भूमि से बेदखल करना, ये क्या है, उद्देश्य नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। क्लियर है? तो ये रहा 25 क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में किस धारा के अंतर्गत बंदोबस्त रैयत की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? चलिए, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको कमेंट में इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देखिए, क्या आ गया, धारा। किसकी बात करने लगे हम लोग, धारा की बात करने लगे। तो धारा से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अगले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, जो भी जेपीएससी पीटी से जुड़ना चाहते हैं, अभी भी एक हफ्ता टाइम है। तो देखिए ये ऑफर चल रहा है, स्पेशल क्या कहते हैं, शिवरात्रि ऑफर। तो आप लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही कांस्टेबल के लिए भी क्या है, आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं जो सीएनटी एक्ट से संबंधित कैसे आया सीएनटी एक्ट, उसका क्या उद्देश्य है, किस प्रकार ये लागू हुआ, उसमें किस किस शब्दावली का प्रयोग हुआ, सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से रखे और बेस लाइन से जो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे प्रश्नों को आपके समक्ष रखा गया। अब अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, धारा से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, अध्याय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, एकदम लगे रहिए, बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी को जोहार, जय हिंद।